Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So, exercise number 3.1. Yesterday, we started graphical methods of solving a pair of linear equations in two variables, right? And question number 3, we completed. And this was of unique solution, correct? यूनिक सॉल्यूशन था इसमें. और फिर एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था जिसमें क्या था, नो सॉल्यूशन. इसमें क्या था, नो सॉल्यूशन. दैट मींस इससे जब अपन लाइंस बनाएंगे, इन लीनियर इक्वेशंस को जब अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, पैरेलल लाइंस मिलेंगे. क्या मिलेगा हमको, पैरेलल लाइंस. क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है. दैट मींस लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है. लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट पे सॉल्यूशन मिलता है. ठीक है. जैसे कल जो हमने क्वेश्चन किया थर्ड वाला, उसमें लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी एक पॉइंट पे. कौन सा पॉइंट था वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही थी, 2,2. 2,2 पे इंटरसेक्ट कर रही थी. दैट मींस उसका एक सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन था. बट यहाँ पे हमको लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हुई दिखाई देंगी, पैरेलली ऐसे चलती हुई दिखाई देगी. तो स्टार्ट करें. घर से थोड़ा सा ट्राई किया था इसको, मैंने कहा था, किया था. ओके, लेट्स सी. सो सबसे पहले इक्वेशंस नोट डाउन करो. स्टार्ट राइटिंग. Here the given linear equations are. ये वाला काम बेटा अभी अपने को उसमें करना है नोटबुक में, और फिर ग्राफ वाला जब अपन ये कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट काम. ठीक है. Here the given linear equations are. This will be our first equation, x minus y equal to 8. And this will be our second equation, 3x minus 3y equal to 16. Equation 1, equation 2. करो नोट डाउन. आदित्य किया था घर से ट्राई इसको, फर्स्ट वाला किया. अच्छा, फर्स्ट वाला हो गया. हो गया. ठीक है. तो सबसे पहले तो अपने को ट्यूशन के इंस्ट्रक्शंस क्या है. सबसे पहले अपने को बतानी है इसकी कंसिस्टेंसी. ठीक है, पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. उसके बाद अगर वो कंसिस्टेंट है तो हमको उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट भी करना है, और अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो हमको उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करना है. तो कल हमने ट्राई किया था ये ग्राफ में रिप्रेजेंट, वैसे ये इनकंसिस्टेंट निकलेगा क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. लेकिन हमने ये डिसाइड किया था हम चारों क्वेश्चंस का ग्राफ बनाएंगे, इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमको ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करनी है. कैसे अपन इक्वेशन से ग्राफ बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन से क्या बनाते हैं, ग्राफ शीट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं. राइट. ठीक है. क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे. वहां से a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड आउट करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 8 को उधर भेजेंगे और इधर क्या करेंगे, 16 को उधर भेजेंगे. भेजते हैं तो फिर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में गलत मार्क कर दें. बोलो, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 नहीं मार्क करनी है. पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाद में मार्किंग करनी है. कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें देखो आरएचएस में 0 है ना, इसमें भी राइट हैंड साइड में 0 है. लेकिन अभी राइट हैंड साइड में 8 है और 16 है. तो पहले इनको उधर भेजो और आरएचएस में 0 बनाओ, उसके बाद मार्क करो. कैसे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसको मार्क ना करके इंप्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू 8 को हम कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बनेगा, x माइनस वाई. 8 को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 इधर प्लस में तो उधर आके माइनस, और आरएचएस में 0 रह गया. इधर भी आओ एंड 3x माइनस 3y, और इधर भी 16 पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में, तो एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -16 बन जाएगा इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2.
ना कि जो गिवन है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे और कंसिस्टेंसी निकालेंगे। ठीक है, हाँ बोलो। नहीं, फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको केवल ग्राफ में प्लॉट करना है तब इसको 8 को उधर और 16 को उधर लेके जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर कंसिस्टेंसी बतानी है तो लेके जाने की जरूरत है। इसकी तरह पहले कंसिस्टेंसी बतानी है, बाद में ग्राफ में लेके जाना। अगर डायरेक्ट इक्वेशन ग्राफ में लेके जाने का होता तो ये 8 और 16 यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं करते, वो आरएचएस में भी रह सकते। समझ आया? लेकिन पहले कंसिस्टेंसी बतानी है ना, उसके लिए इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना पड़ेगा। और किसी भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जिसमें सारी की सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड हो और आरएचएस में केवल क्या हो? जीरो। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इनमें से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालकर कंसिस्टेंसी बताएंगे, उसके बाद ग्राफ। ठीक है, शुरू करें। चलो, तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म से। नाउ कंपेयरिंग दैम, comparing them with their standard forms, with their standard forms, that is, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बोलो? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन की a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये किसी भी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, इससे हम हमारी दी हुई इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करके देखो, a1 की, b1 की और c1 की वैल्यू आ जाएगी, इधर से a2 की, b2 की और c2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बताओ a2 की वैल्यू क्या आई कंपेयर करके? 3। क्या आई देखो, x से तो x कंपेयर हो गया, तो a2 की सीट में क्या आया? 3। b2 की वैल्यू बताओ? -3। c2 की वैल्यू बताओ? -16। a1 की वैल्यू बताओ? 1। x का कोएफिशिएंट क्या है वहां पे? 1। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या कहलाते हैं? कोएफिशिएंट्स। क्या कहलाते हैं? कोएफिशिएंट। तो b1 की वैल्यू -1 एंड c1 की वैल्यू -8। आ गई 6 वैल्यूज। चलो राइट डाउन देम। वी गेट, कंपेयर करके हमको क्या मिला? वी गेट a1 इक्वल टू क्या मिला? 1 है ना। a2 क्या मिलेगा? -1 कॉमा, सॉरी सॉरी सॉरी, a1 के बाद b1 आएगा। a1 b1 क्या मिलेगा? -1 कॉमा, c1 क्या मिलेगा? -8। a2 बोलो, a2 क्या मिलेगा? 3। b2 b2 क्या मिलेगा? -3 एंड c2 क्या मिलेगा? -16। तो 6 कोएफिशिएंट्स निकाल लिए हमने। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट्स? ओके, नाउ व्हाट? अब क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर। a1 बाय a2 का रेशियो निकालेंगे, b1 बाय b2 का रेशियो निकालेंगे, c1 बाय c2 का रेशियो निकालेंगे। निकालना शुरू करें। चलो जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नाउ a1 बाय a2 इक्वल टू, देखते हैं क्या आता है, एंड b1 बाय b2, ये भी देखते हैं क्या आता है, एंड c1 बाय, आज कौन नहीं आया? पूर्णिमा नहीं आई। c1 बाय c2 क्या हुआ बेटा? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, लिखा नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो लिखो तो, बोल दिया करो। आज पूर्णिमा क्यों नहीं आई? हर्षिता ने बोला था आज वो नहीं आएगी, इसलिए वो नहीं आई, और हर्षिता आ गई। अच्छा, मतलब आने वाले कल के लिए, जो गया कल, मतलब परसों बोली थी ये बात। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कल बोली थी। हम्म, हो गया। अब रेशियो निकालते हैं, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। बताना जरा, a1 बाय a2 क्या आया था? a1 क्या आया था? 1।
और A2 क्या आया था 3, B1 क्या आया था -1, B2 क्या आया था -3, C1 क्या आया था -8, C2 क्या आया था -16। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/3 तो पूरी सॉल्व फॉर्म में, इसमें माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गई, ये भी क्या बन जाना है 1/3, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 से 16 काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो ये क्या बन जाता है 1/2। यहां तक कोई डाउट? नोट नोट करो। हम्म, हो गया नोट डाउन? ओके, आपके स्कूल में हो गया कि बेटे चैप्टर? नहीं हुआ। पहले 3.2 करवा है, हमने भी 2 ही किया है और हमने कर दिया, मतलब 3.2 के बाद 3.1 पे आपको आएंगे, हमने 3.2 कर तो 3.3 करके अपने मन की गुणा कर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं। देखो बेटा, तीन रेशियो है हमारे पास, a1 बाय a2, a1 बाय a2 का मतलब हो गया x कोएफिशिएंट के रेशियो। a1 क्या है, पहली इक्वेशन में x कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट है और दूसरी इक्वेशन में x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, तो ये तो हो गया हमारा x वाले टर्म्स का कोएफिशिएंट का रेशियो, ये हो गया हमारे y वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट का रेशियो, और ये हो गया हमारे कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो, राइट? इन तीनों को कंपेयर करें, अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं आता है, अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं आता है, तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, क्या नाम होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बोलो क्या क्या नाम है? यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब उस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, एक यूनिक सॉल्यूशन। तो अभी आपको स्कूल में 3.2 सॉल्व करवा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो उसमें एक फाइनल ये सॉल्यूशन निकल के आता होगा x की वैल्यू के बाद की, तो वो सारे इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तीन तरीके के सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है। नो सॉल्यूशन मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब दुनिया में x और y की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, नो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में अनंत सॉल्यूशंस है, बहुत सारे सॉल्यूशन, इतने इनके गिन नहीं सकते, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के केस में ये दोनों लाइंस आपस में एक बार इंटरसेक्ट करती है, जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वही वो सॉल्यूशन होता है जो होता है यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में लाइंस पैरेलल बनती है, पैरेलल समझते हो, जैसे रेलवे ट्रैक्स होती है, तो वो कभी भिड़ती ही नहीं, इधर इंटरसेक्ट करेगी ना उधर इंटरसेक्ट करेगी, सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, इसलिए उसका नाम क्या होगा? नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में जो दो लाइंस बनती है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे समायोजित रहती है, एक लाइन उसके ऊपर ये दूसरी लाइन, तो बार-बार इंटरसेक्ट होती है, और दोनों लाइंस कितनी बार इंटरसेक्ट होगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स में इंटरसेक्ट होगी, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब कैसे पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? इनको कंपेयर करें, अगर a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इक्वल नहीं है तब तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन ये देखो इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनको तीसरे से भी कंपेयर करेंगे, अगर वो दोनों यहाँ इक्वल है तो तीसरे से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है और डिसीजन हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उसको तीसरे से कंपेयर चेक करेंगे कि तीसरे के इक्वल है या नहीं, अगर ये दोनों इक्वल है पर तीसरे के इक्वल नहीं है तब होता है नो सॉल्यूशन, जो इस केस में होता है। ये दोनों तो इक्वल है लेकिन तीसरे के इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या बन रहा है? नो सॉल्यूशन। और अगर इनमें से तीनों इक्वल हो जाए तो फिर तीसरा आपने क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ आया? यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? a1 by a2 और b1 by b2 नॉट इक्वल आते हैं, और जब वो दोनों नॉट इक्वल आते हैं तो उनको c1 by c2 से कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं। नो सॉल्यूशन में क्या होता है? a1 by a2 b1 by b2 के तो इक्वल आता है पर c1 by c2 के इक्वल नहीं आता, और जब a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 के इक्वल आ जाते हैं तब कौन सा केस है लास्ट वाला? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ आया या नहीं? अब यहाँ पे कंपेयर किया तो ये दोनों इक्वल है पर तीसरे के इक्वल है, ठीक है ना? क्या लिखेंगे हम? हेयर
here a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c। समझ आया? फिर से देखो, अगर ये दोनों नॉट इक्वल होते तो हम c1 बाय c2 को कंपेयर करते ही नहीं और कह देते यूनिक सॉल्यूशन है। पर अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर तीसरे से भी कंपेयर करके देखेंगे कि तीसरे के भी इक्वल है या नहीं है। अगर तीसरे के इक्वल नहीं है तो फिर नो सॉल्यूशन, और तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वेरी इजी। तो अभी कौन सा केस बन रहा है? नो सॉल्यूशन वाला केस बन रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, so the given pair of linear equations has a unique solution, has a unique solution। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन को हम कर देंगे अंडरलाइन। ये अपन ने सॉल्यूशन का नेचर बता दिया। ठीक है, अब एक बार नेचर बता दिया तो अगली चीज आती है कंसिस्टेंसी। क्या आती है? कंसिस्टेंसी। कब तो कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा? तो जब जब सॉल्यूशन निकलेगा तब तब कंसिस्टेंट होगा, और जब जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तब वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो तीनों में से कब कब सॉल्यूशन निकल रहा है? यूनिक में निकल रहा है, यूनिक में एक सॉल्यूशन निकल रहा है ना, और इनफाइनाइट में निकल रहा है। बीच वाले में यानी कि सेकंड नंबर वाला नो सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो जो ये बीच वाला केस है ये इनकंसिस्टेंट है, बाकी पहला और तीसरा केस क्या माना जाएगा? कंसिस्टेंट माना जाएगा। समझ आया? जब सॉल्यूशन निकले तब तो कंसिस्टेंट, जब सॉल्यूशन नहीं निकले तो इनकंसिस्टेंट। अब यूनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन निकल रहा है, कंसिस्टेंट माना जाएगा। नो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, इनकंसिस्टेंट। अच्छा, यूनिक लिख दिया और हाँ, नो लिखना है, नो करो। तो इतनी देर के बाद ध्यान जा रहा है? सही करो, सही करो। ए भी हटाओ, हैज नो सॉल्यूशन। अच्छा, कितने बच्चों ने यूनिक सॉल्यूशन लिखा बताओ? देख देख क्या, वाह। चलो वो तो नहीं आई है, पर आप तो पुराने हो, और पीछे से आप दोनों ने नो सॉल्यूशन लिखा। बट नोटबुक में क्या लिखा है? चलो ठीक है, आपने यूनिक सॉल्यूशन। ओके, हाँ जी, फिर से आओ। जब जब सॉल्यूशन निकले तब तो कंसिस्टेंट है, जब सॉल्यूशन नहीं निकले तब वो इनकंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन निकल रहा है, कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, इनकंसिस्टेंट। और इनफाइनाइट में बहुत सारे निकल रहे हैं, तो अगेन कंसिस्टेंट। तो इसमें क्या मानेंगे? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट। तो हम इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे एंड द गिवन pair of linear equations and the given pair of linear equations is consistent, oh inconsistent, is inconsistent। इसको भी कर लो अंडरलाइन। फुल स्टॉप। डन। डन। अब ये क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है केवल। क्वेश्चन क्या था कि अगर कंसिस्टेंट हो तो इन इक्वेशंस को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करो, और इनकंसिस्टेंट हो तो मत करो। देखो क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस पढ़ो एक बार फिर से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? Which of the following pair of linear equations are consistent oblique inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। अगर कंसिस्टेंट है तो उनके सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालो। बट हमारा तो आया इनकंसिस्टेंट, तो कायदे से तो हमको नहीं निकालना। बट हमने क्या डिसाइड किया था कि हम सारे इक्वेशंस के ग्राफ बनाएंगे, उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखे तो सही पैरेलल लाइंस कैसी बनती हैं और कैसे उनका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो हम इस क्वेश्चन का भी ग्राफ बनाने वाले हैं। बट एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर इस क्वेश्चन का आपको ग्राफ नहीं बनाना, इनकंसिस्टेंटली स्टॉप करना है, राइट? एग्जाम में कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना और टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन अभी हम क्लास में कर रहे हैं तो हमको खूब सारा टाइम वेस्ट करना है, खूब टाइम है हमारे पास, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ओके। चलो जी, तो ग्राफ शीट्स पे आ जाएगी अभी, और दोनों इक्वेशंस को नोट डाउन करिए।
फर्स्ट इक्वेशन क्या कैसे सिखाया था, पहले तो आप बीचों बीच एक लाइन खींच देंगे, इसके इस साइड लिखो बेटा, इस ग्राफ के पीछे की साइड से स्टार्ट करो काम करना, इधर की साइड से स्टार्टिंग पेज। हाँ ठीक है, बीचों बीच एक लाइन खींचो, इधर देखो इक्वेशन पहली पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई। अच्छा जो बच्चों सुनो, हमने जो इक्वेशन हमको गिवन थी माइनस वाई इक्वल टू 8 गिवन थी, ठीक है। अब हमने 8 को बुलाया था, क्यों बुलाया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। पर अभी हम चाहें तो 8 को तो बुला के जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो भी लिख सकते हैं, और नहीं तो वो गिवन है वो भी लिख सकते हैं, जिसमें हम कंफर्टेबल हो, क्योंकि अभी अपने को सॉल्यूशंस निकालने हैं, अभी अपने को नेचर नहीं देखना, नेचर देखने के लिए सबको बदला है, ठीक है। तो अभी हम इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 8, और उधर की साइड दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। नोट डाउन कर दोनों इक्वेशंस। ओके शुरू करें। क्या करना है, हर एक इक्वेशन में तीन तीन सॉल्यूशंस निकालने हैं मिनिमम, ज्यादा आपकी मर्जी हो जितनी, पर मिनिमम कितने निकालने हैं, 3। और सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, या तो x की वैल्यूज अज्यूम करके y की वैल्यूज निकालो, या y की वैल्यूज अज्यूम करके x की वैल्यूज निकालो, वहां से सॉल्यूशन निकलेंगे। अब क्या स्ट्रेटेजी रेडी करी थी कल हमने, कि अगर किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में हमने पहला सॉल्यूशन x की वैल्यू अज्यूम करके y की वैल्यू निकाल के निकाला है, तो बाकी के दोनों सॉल्यूशन भी इसी स्ट्रेटेजी से करेंगे कि x की वैल्यू बदल करो, बीच में स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू दूसरी मानी, y की वैल्यू बदल दी, एक सॉल्यूशन आ गया। अब दूसरे सॉल्यूशन ऐसे नहीं करना है, चलो y की वैल्यू डाल दो। जब आपने पहले सॉल्यूशन में x की वैल्यू डाली थी, तो बाकी दूसरे और तीसरे में भी x की वैल्यू ही डालनी है, एक ही स्ट्रेटेजी से करना है। या तो तीनों ही सॉल्यूशन में y की वैल्यू डाल, या तो तीनों ही सॉल्यूशन में x की वैल्यू डाल, ठीक है। स्टार्ट करें, तो x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करें, लेट x be 0। सॉल्यूशन नंबर 1, let x be 0, दैट इज x पुट अप कर दूं, x की जगह 0 कर दूं, तो x की जगह पुट अप कर दिया मैंने 0, देन इट इज माइनस y एंड इट इज 8। देन 0 माइनस y का मतलब माइनस y होता है, 0 में से y गया तो माइनस y बचा, इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये इधर -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके ये -1 से डिवाइड हो जाएगा, दैट मींस माइनस से। बोलो समझ आया। तो x की वैल्यू 0 मानने से y की वैल्यू -8 आ गई, तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। देयरफॉर x, y इक्वल टू, x की वैल्यू 0 मानने से y की वैल्यू क्या आई, -8। तो 0, -8 ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया पहली इक्वेशन का। ऐसे करके दोनों के तीन तीन सॉल्यूशंस निकालने, देखो। सेकंड सॉल्यूशन पे चले गया, बोलो x की वैल्यू क्या मानी है, 1, 0 या मान लिया 1, मान लिया 2, मान लिया -1, कुछ भी मान सकते हैं। चलो लेट x बी 1, पुट कर लो 1, दैट इज x की जगह 1 पुट अप किया, तो इट इज 1 माइनस वाई इक्वल टू 8। अब 1 को उधर भेजेंगे, इधर बचेगा -y, 1 इधर प्लस में, तो उधर जाके माइनस, व्हाट इज 8 माइनस 1, 7। सो -y की वैल्यू अगर 7 है, तो y की वैल्यू इधर -1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो उधर जाके -1 से डिवाइड हो जाएगा, ऑपरेशन उल्टा हो जाएगा, जो इधर बस उल्टा करोगे जाएगा। तो 7 डिवाइडेड बाय -1 गिव्स मी -7। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन नंबर 2।
एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 मानने से वाई की वैल्यू -7 आ गई। दिस इज अवर सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, करो नोट। चले थर्ड पे। थर्ड में क्या मानिए, एक्स की वैल्यू -1। ओके फाइन, ले लो -1। लेट एक्स बी -1, दैट इज, तो एक्स की वैल्यू अभी लेनी है अपने को -1। तो -1 माइनस वाई इक्वल टू 8। तो -1 को उधर भेजेंगे, -y बचेगा यहाँ पे, -1 उधर जाके 8 + 1 बन जाता है, दैट इज इक्वल टू 9। एंड देन, हाँ इधर मतलब सेकंड इक्वेशन के लिए आप स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हो भाई। इधर वाली इक्वेशन में आपने क्या करा, तीनों वैल्यूज एक्स की मानी और वाई की निकाली। तो आप ये कर सकते हो कि उधर इक्वेशन में आप तीनों वैल्यूज वाई की मान के एक्स की निकालो, या फिर सेम स्ट्रेटेजी जो इधर फॉलो करी वही एक्स की मान के वाई की निकालो, वो भी कर सकते हो। बट एक ही इक्वेशन में बीच में स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं करेंगे, बट अगर कर देंगे तो हमसे गलतियां हो सकती हैं और हम उलझ सकते हैं। अब वो ऐसा क्यों होता है वो भी धीरे धीरे भी आपको खुद को समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करने दो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्यों मना कर रहे थे कि बीच में स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी है। ठीक है, पता है क्यों नहीं करनी है? किसी ने सोचा भाई सर ऐसा क्यों मना कर रहे हैं, ऐसा कोई रूल तो है नहीं, नहीं कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, एक्स की वैल्यू मानो या वाई की मानो। जैसे एक सॉल्यूशन में एक्स की वैल्यू मान के वाई निकाल, तो दूसरे में वाई की मान के एक्स की क्यों नहीं निकाल सकता मैं? ऐसे माइंड में ख्याल आ सकता है। तो देखो चलो पहले उसी को डिस्कस करते हैं कि क्यों नहीं कर सकते। देखो ध्यान से, सपोज करो, इधर देखो ध्यान से। हालांकि हमने x - y इक्वल टू 8 का सारा काम कर दिया है ना। मान लो कोई इक्वेशन है x + y इक्वल टू 5। ओके, मान लो कोई इक्वेशन। अब सपोज करो मैंने x की वैल्यू 1 मानी, लेट x बी 1 मान ली। तो सब जानते हैं कि यहाँ पे 1 + y इक्वल टू 5 लगाएंगे तो y की वैल्यू वहां से 5 - 1 4 आ जाएगी। आ जाएगी इजीली, आ जाएगी ना। सॉल्व करके थोड़ा ना दिखाऊं, पता चल गया कैसे आ जाएगी। तो आपने सॉल्यूशन लिख दिया, सर मेरा एक सॉल्यूशन आ गया, पहला सॉल्यूशन चल रहा है, मेरा सॉल्यूशन आ गया x, y इक्वल टू x की वैल्यू 1 मान के y की वैल्यू 4। अब किसी के बीच में ही ऐसा मन किया कि यार अब मैं y की वैल्यू मान लेता हूँ, ठीक है, जबकि सर ने मना किया था कि ऐसा डेंजरस हो सकता है। चलो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। तो सेकेंड सॉल्यूशन में हर्षिता ने सोचा कि अब की बार y की वैल्यू मान लेते हैं। तो उसने लिख लिया लेट y, और उसके पता नहीं क्या मन में सूझी, उसने कहा लेट y बी 4। कुछ भी मानने के लिए कहा था सर ने। तो सर ने क्या कहा था, कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया, मान लिया। अब देखो क्या हुआ, जैसे y की वैल्यू 4 मानी, तो इक्वेशन देखो क्या है, x + y इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या मानेंगे हम, 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 उधर जाएगा, तो 5 - 4 क्या बनेगा, 1। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी यहां से, मानते हो? तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, टेल मी। x, y इक्वल टू 1, 4। क्लास 9 6:15 बुलाया था, चलो बैठ जाओ, पीछे पीछे बैठ जाओ। हाँ, x, y 1, 4। अब आप खुद सोचो, पहले वाला और अगले वाला सॉल्यूशन सेम है अलग अलग? तो हमें लगा हमने तीन सॉल्यूशन निकाले हैं, बट अपने आप में से कोई एक सॉल्यूशन कम निकाला हो। हाँ, अगर आप इतना ध्यान दे सकते हो कि पहले x की वैल्यू 1 मानने से y 4 आया था, तो अगली बार मैं y की वैल्यू 4 नहीं मानूंगा, क्योंकि वो पहले निकाल चुका है। देखो x की वैल्यू 1 मानने से y 4 आया, तो y की वैल्यू 4 मानने से x नहीं आएगा क्या? आएगा, लेकिन इतना ध्यान नहीं देता, मैंने y की वैल्यू 4 मान ली, मान लो इसके लिए 1 आई, तो ये दोनों सॉल्यूशन सेम ही निकलेगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम स्ट्रेटजी क्या फॉलो करेंगे, या तो x की वैल्यू निकालो सारी और y की निकालो, और या फिर y की वैल्यू निकालो लाइन से और x की वैल्यू निकालो। इज दिस थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? क्लियर है? आपको समझ में आएगा सर क्यों बना करेंगे? सर कोई भी बात आपको कहेंगे ना ऐसा नहीं करना ऐसा करना, तो ऐसा क्यों नहीं करना और क्यों करना भी खुद ही बताएंगे, लेकिन थोड़े समय, क्योंकि उस टाइम बताएंगे तो शायद आपको समझ नहीं है। बट 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद आप कई बार तो बच्चों को पूछने ही नहीं पड़ता, बच्चे खुद ही कहते हैं अच्छा सर इसलिए मना कर देते क्या, खुद ही पता चल जाए। ठीक है, तो इसलिए मना कर रहा है, समझ गए क्या? हाँ बोलो, कुछ डाउट है? भाई को क्या मान लो, हाँ 1 मान लो ना, कुछ भी मान लो पर 4 मत मान लो, क्योंकि भाई 4 निकाल चुके हो।
अब अगर इतना ध्यान देके कर सकते हो तब y भी मान सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप बीच में मिक्स भी कर सकते हो। लेकिन क्या होता है बेटा, एग्जाम प्रेशर होता है ना, इतना ध्यान नहीं रहता कि हमने जो पहले निकाल चुके हैं वो दोबारा यूज ना करें। इससे अच्छा है अपन x की वैल्यूज भी चलेगा, वो तो डिफरेंट ही मानोगे ना, पहले बार मानोगे तो दोबारा मानोगे, 2 मानोगे या 3 मानोगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन निकालोगे, सेम सॉल्यूशन नहीं निकालोगे। समझ गए? क्लियर है? दिस इज क्लियर। तो ये तो रफ था, ये एक इक्वेशन हमने कर ली है, वो डिलीट हो गया सारा, सबने नोट कर लिया है ना? ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड इक्वेशन, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अब मुझे बताओ, इसमें y की वैल्यू मानने से स्टार्ट करना चाहते हो या x की वैल्यू, पहले तो डिसाइड करो। जो डिसाइड करोगे एंड तक वही चलाएंगे हम, ठीक है ना? y की वैल्यू, ओके फाइन। तो y की वैल्यू किससे स्टार्ट करूंगा बताओ? 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, किससे किससे? 1 से। ठीक है, चलो पहला सॉल्यूशन स्टार्ट करो। लेट y बी 1, लेट y बी 1। चलो दैट इज, रखो y की जगह 1, सो इट विल बी लाइक 3x माइनस y की जगह क्या रखना है? 1। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 16, राइट? इंप्लाइज 3x माइनस 3 बन जा 3 इक्वल टू 16। सो इंप्लाइज -3 उधर जाएगा तो क्या बनता है? सो इट इज लाइक 16 प्लस 3 कम्स आउट टू बी 19, राइट? तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकला? 19/3। यहां तक कोई डाउट? चलो सॉल्यूशन क्या निकलेगा ये बताओ। देयरफॉर x, y इक्वल टू, x की वैल्यू क्या निकाली आपने? 19/3, 1। एक बार लिखो, लिखो। इसको तो लिखो, अभी बताते हैं, उस पर भी बात करते हैं। समझ गए आपके मन की बात? अब सुनो बच्चों, इस सॉल्यूशन में वैसे तो कोई बुराई नहीं है, बस एक बुराई, ग्राफ आपके अंदर 19/3 मार्क करने में दिक्कत आई है। 19/3 का मतलब होता है लगभग, बताओ 19/3 का मतलब क्या होता है? लगभग 6 पॉइंट्स कम। 3 6 जा 18, तो काटेंगे क्या मिलेगा? डेसिमल फॉर्म में जिस तरह से 3 6 जा 18, रिमाइंडर बचा 1 1 7 8 10, फिर 3 3 जा 9, 6 पॉइंट इस तरीके से चलेगा। तो 6.3333 ग्राफ में मार्क करने में दिक्कत आएगी। तो कल क्या बताया था कि कोशिश करेंगे हम कि हम डेसिमल वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू से बच पाए, ये कहा था मैंने, लेकिन इस इक्वेशन में बच ही नहीं सकते। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा कि किसमें बचेंगे किसमें नहीं बचेंगे? तो कैसे पता चलेंगे? कांस्टेंट टर्म क्या है? 16, x का कोएफिशिएंट क्या है? 3, y का कोएफिशिएंट क्या है? 3। तो आप x के और y के कोएफिशिएंट से दोनों को डिवाइड करके देखोगे, तो 16 डिवाइडेड बाय 3 फ्रैक्शन नहीं आएगा, क्वेश्चन कर लो। 16 डिवाइडेड बाय इसको तो 3 है, ये भी फ्रैक्शन नहीं आएगा। दैट मींस यहां पे बचिया जो कर लो फ्रैक्शन ही आएगा, और आएगा ही फ्रैक्शन को क्या करते हैं तो फेल करना ही पड़ेगा। हां, अगर मान लो यहां पे 2x होता तो 16 डिवाइडेड बाय 2 फ्रैक्शन आ रहा है और 16 डिवाइडेड बाय 2 फ्रैक्शन नहीं आ रहा, तो आप मतलब y की वैल्यू 0 के साथ कर सकते थे और फिर दो के गैप नहीं चलते, दो के गैप नहीं चलते, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 रहेगा ना, तो x की वैल्यू 0 से, y की वैल्यू 0 से स्टार्ट किया, फिर 2 का गैप किया 2, फिर 2 का गैप किया 4, फिर 2 का गैप किया 6, 2 4 6 8। उससे आपको कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं मिलती, हमेशा नॉट डेसिमल वैल्यू। बट ऑप्शन कब होता? जब x के साथ 2 लगाओ। अब यहां तो नहीं, तो यहां पर समझ आया कि क्या कहा मैंने? अभी जो मैंने कहा वो समझ में आया? सपोज करो, इधर देखो स्क्रीन पे सारे बच्चे, अगर ये इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 16 होती तो 16 डिवाइडेड बाय 3 गिव्स मी अ फ्रैक्शन, बट 16 डिवाइडेड बाय 2 डज नॉट गिव मी अ फ्रैक्शन। तो मैं क्या करूंगा? 16 डिवाइडेड बाय 2 से फ्रैक्शन नहीं आता ना, तो y की वैल्यू से स्टार्ट करूंगा, y की वैल्यू 0 मानूंगा। क्या मानूंगा? 0। तो सपोज करो जैसे मैंने y की वैल्यू 0 मानी, तो इधर 0 पुट अप करेंगे, तो 2x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 8, 16 डिवाइडेड बाय 2 8 आ गया ना, x इक्वल टू 8। तो ये पहला सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 0। अब दूसरे सॉल्यूशन में y की वैल्यू क्या मानेंगे पता है? x का कोएफिशिएंट क्या है? 2,
x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो ये 2 के गैप में हम 0 से 2, 2 से 4। ऐसा करने से आपको x की वैल्यू भी नॉन डेसिमल मिलेगी। अगर अपन x के कोएफिशिएंट के गैप में चलेंगे तो, अच्छा गैप में चलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे पीछे भी आ सकते हैं, जैसे 0 से पीछे आ गए 2 कदम -2 -4, कुल मिला के 2 के गैप में चलेंगे। लो y की वैल्यू 2 लो, तो y की वैल्यू 2 लेने से क्या होगा 3 2 जा 6 -6 उधर जाके +6 बन गया, 16 + 6 होता है 22 और 22 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स मी 11। ठीक है, चलो वापस अब 0 से 2 आ गए तो 2 के गैप में चलेंगे तो क्या मिलेगा 4, या फिर पीछे भी जा सकते हैं -2 भी ले सकते हैं। अच्छा चलो लेट्स टेक -2, तो -2 लेंगे तो -3 × -2 +6 उधर जाएगा -6, 16 - 6 गिव्स मी 10 और 10 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स मी 5। तो देखो एक भी डेसिमल वैल्यू नहीं है ना, क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि 16 डिवाइडेड बाय 2 कट रहा था पर यहां नहीं कट रहा, तो यहां पर आएगा कुछ भी कर सकते हो। बोलो समझ आया, तो इक्वेशन देख के पता लगा सकते हैं हम कि हमको डेसिमल वैल्यूज मिलेगी या हम उससे बच पाएंगे। इस इक्वेशन में भी अगर मैं x की वैल्यू 0 मानने से स्टार्ट करता तो नहीं, क्योंकि 16 डिवाइडेड बाय 3 फ्रैक्शन ही देगा। y की वैल्यू 0 मानने से स्टार्ट करूंगा तो ही बच पाऊंगा। अगर आप y की वैल्यू क्या लेंगे 1, तो y की वैल्यू 1 लेंगे तो 3 बन जाएगा, -3 इधर आएगा, 16 + 3 19 और 19 डिवाइडेड बाय 2 फ्रैक्शन मिला मिला ना। आप इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले डिवाइड करके देखो, 16 को 3 से काटा जा सकता है या 16 को 2 से काटा जा सकता है, बताओ तो 2 से काटा तो फिर y की वैल्यू से, और अगर 3 से काटा जा सकता है, मान लो यहाँ पे 18 होता तो 18 डिवाइडेड बाय 3 काटा जा सकता है ना। अब x की वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट करने के बाद कितने गैप में चलना है वो भी सोचना है। अगर आप y की वैल्यू दे रहे हो तो x के कोएफिशिएंट के गैप में चलना है, दो के गैप में चलना है, और अगर आप x की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो y के कोएफिशिएंट के गैप में चलना है। 3 6 9 12 स्ट्रेटजी क्लियर है? ठीक है, देखो x रख के y निकालना है, y x निकालना सब बताते हैं, ये तो सारे स्कूल में बता देते हैं किसी का, तो बट ये बारीकियां जो हमको ऐसे सॉल्यूशंस दे जो हमारे लिए इजी है, ये सोचना है मेरी बात, इसके लिए आप कोचिंग आ। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं, फ्रैक्शन में आएगा ही आएगा, जो मर्जी लगा दो। आपने इसकी बाइक पे भी मान लिया, बाइक पे भी मुश्किल ले लो अगली, यहाँ तो फ्रैक्शन आएगा ही आएगा। खत्म करो चलो इस क्वेश्चन को फटाफट से। आप सेकंड सॉल्यूशन में बोलो लेट y बी 0, ओके फाइन 0 ले, लेट y बी 0, दैट इज पुट अप करो 0, तो 3x -3 इंटू y की वैल्यू लगाई 0 इक्वल टू 16, इट कम्स आउट टू बी 3x, 3 इंटू 0 तो 0 होता है, 3x इक्वल टू 16 हो गया सीधे सीधे, तो x की वैल्यू बताओ, 3 से डिवाइड कराओ 16/3, तो सॉल्यूशन क्या निकला बताओ, क्या सॉल्यूशन निकला, x, y इक्वल टू व्हाट, कौन बोल रहा है 0,16/3, पहले x की वैल्यू, आपने चाहे y की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू निकाली हो, x की वैल्यू डाल के y की वैल्यू निकाली हो, लेकिन सॉल्यूशन लिखते टाइम पहले x की वैल्यू लिखनी है। क्या आएगा 16/3, 0। ओके, थर्ड एंड द फाइनल सॉल्यूशन क्या लें बताओ, y की वैल्यू क्या लें 3, ओके 3, सो दैट इज, हर्षिता को लगता है 3 लेने से शायद फ्रैक्शन तो बच जाएगी, बच नहीं सकती, वो तो शुरू में बच गया, खुद को पहले से शुरू से इस हिसाब से रेडी कर लो कि इस बार मैं बच नहीं पाऊंगी, है ना, क्योंकि 16/3 16/3 दोनों जगह से डेसिमल ही मिलने वाला है। ओके हाँ जी, तो 3x - 3 इंटू एक्स लगाइए आपने 16, इट इज लाइक 3x 3 3 9 इक्वल टू 16, तो 3x -9 उधर जाके +9, 16 + 9 गिव्स मी व्हाट 25, इम्प्लाइज को साइन लगा देना, इम्प्लाइज यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ, वहां पे स्पेस नहीं बचा है, इम्प्लाइज, सो x इक्वल टू व्हाट 25/3, तो सॉल्यूशन हो जाता है x, y इक्वल टू 25/3, y की वैल्यू क्या रख के स्टार्ट करी 3, डन, तीनों सॉल्यूशन हो गए।
अब इसके बाद क्या करना बताया था, ग्राफ में जाने से पहले टेबल बनानी है, तो स्पेस थोड़ा है ना नीचे, थोड़ा थोड़ा टेबल बनाओ दोनों इक्वेशंस के लिए। दोनों इक्वेशंस के नीचे थोड़ा थोड़ा स्पेस है, दो लाइन भी नहीं है, दो लाइन के। चलो अभी तो मैनेज करो, नेक्स्ट टाइम से याद रखना दो दो तीन तीन लाइन आखिरी में छोड़नी है ना। चलो तो उसको डिलीट कर दूं फिर मैं। हम्म हाँ जी। सो पहली इक्वेशन की टेबल यहां बना देता हूं। टेबल के अंदर दो रोज होंगी और तीन कॉलम्स होंगे, दो रोज तीन कॉलम्स। अगेन सेकेंड इक्वेशन की टेबल वहां पे दो रोज तीन कॉलम्स। फाइन। एक्स वाई एक्स वाई। चलो पहली इक्वेशन के तो तीन सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी बताओ क्या माने थे। जीरो, जीरो से क्या आया था वो भी तो बताओ। सॉल्यूशन कैसे बताते हैं, गोपू सॉल्यूशन बताओ तो कैसे बताते हैं। जीरो कॉमा माइनस है, ठीक है, जीरो कॉमा माइनस है। दूसरा वन कॉमा -7 और तीसरा -1 -9, ठीक है। ओके इधर बताओ x की वैल्यू 19/3, 1। सेकेंड बताओ 16/3, 0 और तीसरा 25/3, 3। अच्छा देखो 19/3, 16/3, 25/3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। 19/3 क्या है, 6 पॉइंट समथिंग, 6.33। बताओ 16/3 क्या है। राइट, तो इतना सब पता चलेगा कि मानने का तो 16/3 5 पॉइंट समथिंग, 5.3333, ठीक है। और 25/3 क्या है, 8.33। अब सब में 3 क्यों डिवाइड कर लो। चलो बताओ 19/3 करेंगे तो 3 6 जा 18, रिमाइंडर 1, 0 डेसिमल, 3 3 जा 9, अगेन रिमाइंडर 1, 0, 3 3 जा 9, अगेन रिमाइंडर 1, 0, अगेन 3 3 जा 9। ये प्रोसेस कभी स्टॉप होगा क्या, इनफाइनाइट जाएगा। अभी अपन चैप्टर नंबर 1 सीखेंगे, उसमें सीखेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म्स। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है, उसके अंदर भी रेकरिंग वाला, रेकरिंग वाला मतलब उसमें 333 बार वो सेम डिजिट रिपीट होता है। ये अपन चैप्टर 1 में भी सीखेंगे, आएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा दूसरी चीज, एक और चीज देखो, कभी भी ये याद रखना कि 1/3 का मतलब क्या होता है, एक तिहाई हिस्सा। बोलो 0.3333 का मतलब होता है एक तिहाई हिस्सा, यानी 1/3। 1/3 का मतलब होता है 0.3333, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा हिस्सा 0.5। 1/4 का मतलब क्या होता है, एक चौथाई हिस्सा 0.25। तो ये इन फ्रैक्शंस की ये वैल्यूज हमको वैसे मुंह जबानी ही याद चाहिए। 1/3 की वैल्यू क्या होती है, हमको डिवाइड करके ना देखना पड़े, हमको मुंह जबानी याद होना चाहिए, उससे कैलकुलेशन फास्ट होती है। क्या मीनिंग है इसका, 0.3333। अब मुझे बताओ यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू है, क्या है बताओ, 25 बाय, एक मिनट, हाँ क्या है वैल्यू, 19/3। तो 19/3 को कैसे सॉल्व करोगे बताओ, 3 6 जा 18, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में 6 1/3 लिख सकता हूँ। 19/3 को मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में 6 1/3 लिख सकता हूँ। बोलो 19 को 3 से काटेंगे तो 6 बार पूरा कटेगा, 3 6 जा 18, और 19 में से 18 गया तो रिमाइंडर क्या बचा 1, तो 1/3। तो ये क्या बन गया, 6 1/3। 6 1/3 में से अभी अभी मैंने क्या बताया, 1/3 का मतलब क्या होता है 0.33333। तो ये बन गया 6.3333, ठीक है। अभी बताओ आगे क्या है, 16/3। 16/3 को काट के देखो, तो 16/3 को क्या लिखेंगे हम, 3 5 जा 15, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो ये 5 1/3 हो गया। और 1/3 का मीनिंग क्या था अभी 0.3333, तो ये 16/3 क्या बन गया 5.3333। ओके डन, यहां तक क्लियर है। चलो जी टेबल बन गई क्या, एक बार बताओ, सबकी टेबल बन गई, बन गई। ओके चलो ग्राफ शीट्स पे आओ, क्विकली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो।
ग्राफ शीट पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो सेंटर पे, जल्दी ड्रॉ करो। अच्छा, एक्स एक्सिस पे कहां तक हमको पॉइंट्स मार्क करना है इस बारी? कैसे पता चलता है कि कहां तक मार्क करना है, बताओ? टेबल को देख के, अभी अभी टेबल बनाई है ना, तो एक्स एक्सिस पे देखो हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 25/3। 25/3 का मतलब 8.33, तो 8 तक तो लेके जाना पड़ेगा, 8 के बाद 9 तक भी जाना पड़ेगा। वाई एक्सिस पे मैक्सिमम है -9, तो इस बार -9 तक जाना पड़ेगा, फिर नीचे तक। ठीक है, पॉइंट्स मार्क करना शुरू करें, करो जल्दी से। कैसी लाइंस मिलेंगी हमको बताओ? पैरेलल, पहले से पता होना चाहिए, स्टार्ट करने से पहले से पता होना चाहिए पैरेलल मिलेंगी। तो उससे क्या होगा, अगर गलती से पैरेलल नहीं मिली तो खुद को पता चल जाएगा गलती करिए, है ना? कल से सबको ग्राफ शीट्स पे ये पॉइंट्स पहले से मार्क करके आने हैं। हो गया? हो गया, शुरू करें। अब पहली लाइन के तीनों पॉइंट्स तो बड़ी आसानी से मार्क कर दोगे। बोलो पहली लाइन के तीनों पॉइंट्स क्या क्या हैं? 0, -8, 1, -7 एंड -1, -9। मार्क करना सबको आता है? जैसे कि है 0, -8, यानी एक्स एक्सिस पे 0 कदम चलो, यानी चलो ही मत। ओरिजिन से स्टार्ट करो, एक्स एक्सिस पे 0 कदम चलो, मतलब चलो ही मत। और फिर वाई एक्सिस पे कितने कदम चलने? 8 कदम नेगेटिव चलने। दैट मीन्स ओरिजिन से 8 कदम नीचे आओगे तब जाके पॉइंट मिलेगा। बोलो 0, -8 कहां मिलेगा? वाई एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट दिख रहा है, ये है हमारा 0, -8। मार्क हुआ? हुआ सबका मार्क 0, -8। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? 1, -7। अब देखो 1, -7 कैसे चलेंगे? देखो सारे बच्चे स्क्रीन पे, एक बार स्क्रीन पे देखो। ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे हमेशा, एक्स एक्सिस पे एक कदम चलना है, ये चल गया मैं एक्स एक्सिस पे एक कदम। वहां से वाई एक्सिस पे 7 कदम नीचे आना है, 1, 2, 3, 4। तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या है? -1, -9, यानी कि एक्स एक्सिस से माइनस एक कदम चलो, कहां से चलो? अभी का स्टार्ट, तो ओरिजिन से एक कदम माइनस यहाँ पे आके, और यहां से फिर 9 कदम नीचे, यानी कि इससे बड़ा है। ठीक है, बात करो तीसरा पॉइंट, -1, -8, -1, -9, सॉरी। तो ये 3 पॉइंट सबके मार्क हो गए। अब क्या सिखाया था कि अगर अपन 3 सॉल्यूशन लेते हैं, तो वो अगर हमने सही मार्क किए हैं, सही बनाए हैं, तो तीनों एक लाइन में आ रहे हैं। अगर हम 3 की जगह 2 भी सॉल्यूशन लेते हैं, तो लाइन तो उससे भी बन जाएगी, बट वो रिस्की होगी।
क्योंकि उन दो सॉल्यूशन में से अगर एक सॉल्यूशन मैंने गलत निकाला है मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन इन तीन में से अगर मैंने कोई गलत निकाला है, मान लो ये सॉल्यूशन यहाँ था, हटा के मैं यहाँ लगा, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी ना। समझ आया? तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए तीन करेक्ट सॉल्यूशंस चाहिए, इनमें से एक ही इनकरेक्ट है तो मुझे पता चल जाएगा, इसीलिए मिनिमम तीन सॉल्यूशंस लेने सेम होंगे। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? चलिए चलो लाइन ड्रॉ कर लो क्विकली। रेडी? अच्छा, लाइन कहां से कहां ड्रॉ करनी है? ऐसा मत करना कि केवल इन तीन पॉइंट को कनेक्ट करके लाइन ड्रॉ कर दो। पूरी आसपास जितना बड़ा ग्राफ बनाया है, जितना भी बड़ा ग्राफ बनाया है, इन तीन स्केल रखना है, स्केल पे तीनों पॉइंट्स को रखना है, उसके बाद वन फ्लो में लाइन खींचनी है। ऐसे भी नहीं खींचनी है जैसे अक्सर बच्चे खींचते हैं। कैसे? इन तीन पॉइंट्स को जोड़ के लाइन खींचेंगे, फिर इसके आगे खींचेंगे, फिर खींचेंगे, फिर इसके आगे खींचेंगे, फिर खींचेंगे। उससे लाइन कभी भी करेक्ट नहीं बनेगी, कितना भी एग्जैक्ट खींचो। कैसे खींचना है? हमेशा स्केल बड़ा यूज करना है, तीन पॉइंट्स को मिलाना है और वन फ्लो, जितनी हाइट उतनी हाइट, उसके बाद क्या बदलना नहीं। ओके, ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए, पेंसिल के ऊपर पेंसिल नहीं, ठीक है? ओके, सो ये लाइन बन चुकी है हमारी पहली। अब मजा तो दूसरी वाली लाइन में आएगा क्योंकि उसमें है पॉइंट्स डेसिमल में, राइट? तो ये हो गई हमारी पहली लाइन। सबकी पहली लाइन यही बनी है, बताओ। ओके, चलो जी सेकंड वाली इक्वेशन पे आ जाएं, शुरू करें सेकंड। देखो थोड़ा सा और लंबा खींच सकता हूं। ठीक है, जितना आपने ग्राफ है उतना उसको विस्तार कर देना आगे तक, ठीक है? हाँ जी, सेकेंड इक्वेशन में पहला पॉइंट क्या है बोलो? 19/3, 1। अब 19/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या बताई थी? 6.3333। 6.3333 कहां आएगा ग्राफ में? 6 और 7 के बीच में। बोलो, 6.3333 ग्राफ में कहां आएगा? 6 और 7 के बीच में आएगा ना। अब 6 और 7 के बीच में भी कहां आएगा सर? उसके बीच में भी बहुत सारा स्पेस है। तो अभी अभी क्या बताया था मैंने? 0.333 जो होता है वो 1/3 हिस्सा होता है। क्या होता है? इधर देखो, स्क्रीन पे देखो सारे बच्चे एक बार। क्या है? एक्स एक्सिस पे 19/3। 19/3 का मतलब 6.333। देखो इधर, ये तो है 6, ये है 7। तो सर 6.333 कुछ भी हो जाए, 6 और 7 के बीच में ही होगा। पर कितना बीच में? एग्जैक्ट बीच में? थोड़ा 6 की तरफ होगा या थोड़ा 7 की तरफ, कहां होगा? यही तो सोचना है। तो जब डिवाइडेड बाय 3 करता हूं तो इसका मतलब एक लिखा हिस्सा चाहिए। क्या चाहिए? एक लिखा हिस्सा। तो आप अंदाजे से इस स्पेस के 3 बराबर होते हैं, अंदाजे से। अंदाजे से इस जो स्पेस है ना, इस 6 और 7 के बीच में, उसके 3 इक्वल टुकड़े करें, 3 बराबर हिस्से करें। तो जो पहला हिस्सा आएगा वहीं पर आएगा 6.3। क्यों? क्योंकि ये 6/3 है। अगर ये 6/2 होता तो फिर दोनों से लेना। मैं बताया कि मतलब क्या होता है? 3 में से एक हिस्सा। 2/3 का मतलब क्या होता है? 3 में से 2 हिस्से। तो 19/3 की वैल्यू 6/1/3 होती है, 6/2 होती है। 6/1/3 होती है। 6 तो पूरे में और आगे से के जो पूरा है उसका 3 हिस्से करके उसमें एक हिस्सा है। ये हो गया मेरा 6/3। बोलो समझ आया? चलो अब मार्क करो, लेकिन यहाँ पर मार्क नहीं करना। उसके बाद y से कदम और चलना है। तो यहाँ से 6 से लेके आप अपना हिस्सा ले लोगे ना, उससे एक कदम ऊपर ही जाना, क्योंकि y पे भी एक कदम चलना है। तो यहाँ पे लगभग इस जगह पे करो मार्क। एंड इन द सिमिलर फैशन बाकी दो पॉइंट्स भी मार्क करो। अब समझ गए डेसिमल पॉइंट को कैसे मार्क करते हैं मोनिका? कोशिश तो करेंगे डेसिमल से बच पाए, पर नहीं बच पाए तो फिर इस तरीके से मार्क करना पड़ेगा जैसे अभी मार्क किया हमने। 6.333, 1। अब मैं अंदाजे से मार्क कर रहा हूं तो अंदाजा मेरा लगभग यहाँ आ रहा है। सही है क्या? देखो सही है मेरा अंदाजा? सही होगा, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा इधर आना चाहिए ना। चलो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? 16/3, 0। अब 16/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है?
5.1333 यानी 5 1/3 यानी 5 और 6 के बीच में होगा ये, 5 और 6 के बीच में वही 3 से करो और जो पहला हिस्सा आएगा वही होगा 5 1/3 और उसमें तो y पे 0 कदम चल रहा है, दैट मींस x एक्सिस के ऊपर ही मार्क होगा, y एक्सिस के ऊपर y एक्सिस, क्योंकि y पे चल रहा है कि 0 कदम लिखा होगा, समझ गए, मार्क करो। तो सेकंड पॉइंट कहाँ आने वाला है, लगभग यहां। एंड द लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट टेल मी क्या है, 25/3, 25/3 मतलब 8 पॉइंट समथिंग, 8.333 और उसमें फिर y पे 3 कदम भी चलने हैं, तो 8 और 9 के बीच में जो स्पेस है उसके 3 हिस्से कर दिए, ये कर दिए 3 हिस्से, लेकिन यहां से 3 कदम ऊपर चलना है, तो 1 2 3 इस जगह पे आएगा ये पॉइंट, समझ आया। पहले एक्सरसाइज को क्या करना है, 25/3 का मतलब 8 बनता है, 8 1/3 का मतलब 8 और 9 के बीच के 3 हिस्से करना है, 8 और 9 के बीच के 3 हिस्से यहाँ एक हिस्सा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, y एक्सिस पे 3 कदम चले, इसकी किसी 1 2 समझ आया, करो मार्क। अब आज की क्लास में इस क्वेश्चन में टाइम पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको मैंने पहले नहीं बताया ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था सॉल्यूशन के टर्म्स में। अब पहले ही बता देता सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले मेंटालिटी बना लेते, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगा समझने में, बाकी क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा, मतलब इसमें 3 क्वेश्चन कर ले हम, अगर ये डेसिमल वाले पॉइंट्स ना आए तो, है ना। हाँ क्या था, मैं भूल गया क्या था, 8.333, 3, तो लगभग यहाँ पे। अब आप देखो साहब इन तीनों से स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है, बन गई, और तो और स्ट्रेट लाइन तो बननी चाहिए, पर ऐसी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए जो इस बनी हुई लाइन के पैरेलल हो, इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, तो चेक करो पैरेलल ही बन रही है कि नहीं बन रही है, पैरेलल बोले तो जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, जितना आगे पीछे इसको विस्तार कर सकते हो कर देना। डन, ठीक है, ओके, तो ये बन गए हमारी पैरेलल लाइंस। और क्या क्या करना होता है इस ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा बैग्स भी पैक कर दिए, बाकी काम कौन करेगा, हाँ बताओ क्या क्या करना होता है, जल्दी जल्दी बताओ। पहला पॉइंट क्या मिला था हमको, बोलो, 0, -8, तो 0, -8 को मार्क कर दो ए, 0, -8। दूसरा क्या मिला था, 1, -7, 1, -7 इसको मार्क कर दो बी, 1, -7, और तीसरा जो है -1, नीचे छुप गया, नीचे मार्क कर देना कहीं, यहाँ पे आ रहा है -1, -9। आगे आ जाओ, 19/3, 1 कौन सा पॉइंट था, ये वाला था क्या, तो इसको मार्क करो ए बी सी के बाद डी, 19/3, 1। उसके बाद आओ ई वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला क्या है ये, 16/3, 0, और आखिरी में ये वाला पॉइंट एफ, ये क्या है, 25/3, 3। और क्या करना होता है, इन लाइंस के, इन बनी हुई लाइंस के बगल में की इक्वेशन लिखनी होती है, तो पहली लाइन की इक्वेशन क्या थी बोलो, x प्लस नहीं x माइनस क्या थी, x-y = 1, 8, 8, सो ये पहली लाइन की इक्वेशन। दूसरी लाइन की इक्वेशन कहीं पर भी जरूरी नहीं है कि इस लाइन की इक्वेशन आप सीधा लिख दो, जहां पर भी स्पेस में तो यहां देखो, तो उस लाइन के बगल में होगा ताकि पता चले इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या थी बुक में गिवन, 3x - 3y = 16, ठीक है। और क्या करना होता है, आखिरी चीज स्केल, स्केल अगर चेंज करो तो लिखना कंपलसरी है, चेंज नहीं करो तो लिखना ऑप्शनल है, हमने चेंज नहीं किया तो लिखना ऑप्शनल है, लिखो तो ठीक ना लिखो तो ठीक, तो अभी हम लिख देते हैं, ठीक है। स्केल क्या होता है कि हमने 1 सेंटीमीटर, तो अभी हमने 1 सेंटीमीटर में एक कदम या 1 2 3 4 5, हम चाहे तो कदमों को भी छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे 2 4 6 2 कदम ले लें,
3 6 9 12 3 3 5 10 15 10 20 30 100 200 300 को मेंशन करना होगा। एक मिनट बुक्स बंद मत करो। ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर में एक ही यूनिट लिया है आपने, और इधर भी 1 सेंटीमीटर में एक ही यूनिट लिया, तो ये हो गया हमारा स्केल। डन हो गया, क्वेश्चन ओवर। ओवर। अब सुनो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात पूरे आज के सेशन की, उठा ले जल्दी, उठा ले जल्दी, बैठ और ध्यान से सुनना। कोई कहे कि सर मुझे तो अभी भी ऐसा तरीका बता दो कि डेसिमल वाले फंक्शन में कर दो। आपने बताया तो तरीका है कि डेसिमल आइडिया है, और ये भी एक तरीका है जिससे आप डेसिमल से पढ़ सकते हो। वो तरीका क्या है? आप ये स्केल 3 यूनिट का कर दो। आप ये स्केल क्या कर दो? 3 यूनिट। क्यों? क्योंकि डिवाइड किससे हो रहा है? 3। दैट मींस ये 0, ये 3, ये 6, ये 9, ये 12, और उसके बाद ही पॉइंट्स मार्क करो, आपके एग्जैक्ट मार्क के बीचों बीच मार्क करो। समझ गए क्या? अब इतना दिमाग लगा के उस लेवल पे सोच के कर पा रहे हो पहले तो नहीं कर पा रहे। ट्राई लेना है का ये का यही सोच रखना, कुछ चेंजेस ना करना, पर क्या करना, यहाँ पे ये जैसे 1 2 3 4 लिखा था ना हमने, तो क्या करेंगे हम 3 6 9 12 इस तरीके से मार्क करेंगे। उसके बाद आप 19 भी को मार्क करो, कोशिश करो तो काम मार्क होता है, नहीं आए तो कल आके होता। ठीक है, चलो ये प्रैक्टिकली काम करते हैं। हाँ नहीं, वो तो होंगे तो दोनों में ही होंगे। ऐसा नहीं होगा एक में हो रहा है एक में नहीं हो रहा। रुको एक मिनट, ऐसा नहीं होगा कि एक में हो रहा है एक में नहीं हो रहा, दोनों में हो। ट्राई करना, चलो बच्चे में टाइम हो गया क्लास का, नहीं होगा चलेगा। हाँ जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। लो आपको कॉल करना है ना बेटा मम्मा को।